बॉलीवुड हिंदी एंड प्रेजेंटिंग 300 पार्ट 2। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में दाएं पार्ट 1 जरूर देखें, उसके बाद आपको पार्ट 2 में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। सेकंड पार्ट की शुरुआत में ये दिखाया जाता है कि ये सब आज से 10 साल पहले शुरू हुआ, जब ज़रक्सी का फादर डेरियस फारस का राजा था। वो यूनान पर अपना कब्जा जमाना चाहता था, मगर उस वक्त ज़रक्सी एक आम इंसान था। 10 साल पहले यूनान पर कब्जे के इरादे से जब फारसी फौज समंदर के 1 महीने के सफर में थक कर जब वहाँ पहुंचे, तभी एथेनियस ने उन पर वहाँ हमला कर दिया। वो अपने लोगों को तलवार भी नहीं बांट सके, और ये एथेनियस की सारी प्लानिंग बनाई थी एक आम सिपाही ने, जिसका नाम थिमोस्किलिस था। अब यहाँ फारसियों और यूनान के बीच एक भयानक जंग छिड़ जाती है, और इस जंग के दौरान एक लम्हा ऐसा आता है जब थिमोस्किलिस को फारस का राजा डेरियस नजर आ जाता है, जबकि वो बहुत दूर अपने जहाज में होता है। थिमोस्किलिस के सामने एक तीर कमान पड़ा हुआ है, वो उसे उठाता है, और जबकि राजा डेरियस दूसरी तरफ देख रहा होता है, तभी थिमोस्किलिस तीर चला देता है। ये तीर राजा डेरियस के सीने में जाकर लग जाता है। थिमोस्किलिस ने ये बहुत बड़ा कारनामा किया, मगर थिमोस्किलिस ये जानता है कि उससे बड़ी गलती हुई है, क्योंकि डेरियस के बेटे ज़रक्सी की आंखों में बदले का आग देख रहा था। अभी ये देखा जाता है कि फारसी फारिस वापस आ जाते हैं, और इसी के साथ अब राजा डेरियस मरने वाला है। अब यहाँ राजा डेरियस के खास लोगों में से एक लड़की को दिखाया जाता है, इसका नाम आर्टिमीजिया है। राजा सबसे ज्यादा भरोसा आर्टिमीजिया पर करता था। आर्टिमीजिया एक खूबसूरत, वफादार और खूंखार योद्धा होती है। अब जब आर्टिमीजिया राजा से मिलने आती है, तो अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। राजा डेरियस मरने से पहले ज़रक्सी से बोलता है कि अपने फादर की गलती तुम मत दोहराना, उन यूनानियों को उनकी हाल पर ही छोड़ दो, उन्हें सिर्फ देवता ही हरा सकते हैं। अब आर्टिमीजिया राजा के सीने से वो तीर निकाल लेता है। इसी के साथ राजा डेरियस की मौत हो जाती है। इसके बाद ये दिखाया जाता है कि ज़रक्सी 7 दिनों तक गम और शोक में बैठा रहता है अपने फादर की डेथ की वजह से। मगर 8वें दिन आर्टिमीजिया उसके पास आती है और उसके कानों में जहर भरना शुरू कर देती है। आर्टिमीजिया ज़रक्सी से कहती है कि तुम्हारे फादर ने कहा था कि यूनानियों को सिर्फ देवता ही हरा सकते हैं, मगर अब तुम्हें देवताओं की तरह राजा बनना होगा। अब आर्टिमीजिया पूरी दुनिया से काला जादू करने वालों को वहाँ बुला लेती है। अब ज़रक्सी को जादू किए हुए पत्तों से लपेटकर रेगिस्तान में भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है। भूख और प्यास से बेहाल ज़रक्सी एक गार में आ पहुंचता है, जहां 20 लोग और शैतानी ताकतें हो जाती हैं। वहां ज़रक्सी आकर पानी में अब उसने अपने आप को शैतानी ताकतों के हवाले कर दिया, और जब वो बाहर निकलता है तो उसमें इंसानियत खत्म हो चुकी थी। अब उसकी सोच में सिर्फ शैतानी सोच आ चुकी। अब दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि वही महल में आर्टिमीजिया ज़रक्सी के उन खास लोगों को मार देती है जिनसे ज़रक्सी कमजोर हो सके। ज़रक्सी आर्टिमीजिया के कहने पर पूरे यूनान को तबाह बर्बाद कर। दरअसल आर्टिमीजिया खुद भी एक यूनानी शहरी थी। एक दिन यूनानी सिपाहियों के दस्ते ने उसकी सारी फैमिली को बलात्कार करके मार डाला, और उसके बाद काफी अरसे तक उसके साथ भी ज्यादती करते रहे, और फिर उसे मरने के लिए सड़क पर फेंक दिया गया। और फिर वहाँ एक फारसी दूत ने उसकी जान बचाई और उसे फारस ले आए। फिर फारस में उसे एक योद्धा ट्रेनिंग दी गई, और आर्टिमीजिया एक खूंखार योद्धा बन गई। इसी के साथ आर्टिमीजिया ने कसम भी खाई थी कि वो यूनान को तबाह कर देगी। इसी जुनून के साथ अब आर्टिमीजिया यूनान को खाक में मिलता हुआ देखना चाहता है। और अब कहानी में ये दिखाया जाता है कि ज़रक्सी अपने फादर का बदला लेने के लिए 10 लाख से भी ज्यादा फौज लेकर यूनान पहुंच चुका है। यूनान पहुंचने पर ल्यूनाइडस के 300 योद्धा उन्हें दूर चटाते हैं, और आखिर में वो 300 योद्धा उनके हाथों मारे जाते हैं। अब दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि फारस का दूसरा दस्ता, जिसे आर्टिमीजिया संभाल रही थी, समुद्र, जब वो समुद्र में होती है तभी वहाँ ये दिखाया जाता है कि थिमोस्किलिन वहाँ पहुंच रहा होता है। मगर वहाँ आर्टिमीजिया के बड़े जहाजों के मुकाबले थिमोस्किलिन के जहाज बहुत छोटे थे। मगर थिमोस्किलिन ये जानता था कि फारसियों के जहाज आगे से मजबूत हैं, दरमियान से मजबूत नहीं। और अब आर्टिमीजिया अपने जहाजों को यूनानी जहाज तबाह करने के लिए भेज देती, जिसका कमांडर बंदारी कर रहा। मगर थिमोस्किलिन के जंगी जुनून के सामने फारसी जहाज नहीं टिक पाते। अब वो अपने जहाजों से उनके जहाजों पर टक्कर मार देता है, जिनकी वजह से अब उनकी जहाजें समुद्र में डूब रही होती। इस हमले में यूनान की जीत हो जाती है, जिस बात से आर्टिमीजिया को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि इन हजारों सिपाहियों के बीच में मैं भी अकेली। अब एक सिपाही आर्टिमीजिया से कहता है कि सूरज डूबने से पहले जीत आपके कदमों में होगी, ये मेरा आपसे वादा है। आर्टिमीजिया बोलती है काश ऐसा ही हो। ये कहकर वो चली जाती है। इसके बाद फारसियों का एक बड़ा बेड़ा यूनानियों पर हमले के लिए निकल पड़ता है। आगे बढ़ते ही जैसे वो उन तक पहुंच जाता है, थिमोस्किलिस अपने जहाजों को पीछे करना शुरू कर देता है, जिसे देखकर फारसी ये समझ रहे थे कि थिमोस्किलिस हमसे डर कर पीछे भाग रहा है। वो उनका पीछा ही करते हैं। कुछ ही देर आगे जाने के बाद अब इतनी धुंध होती है समुद्र में कि उनको कुछ नजर नहीं आ रहा था, और आगे जाने पर फारसियों का जहाज एक चट्टान पे साइड पे टकरा जाता है, जिससे अब उनके जहाज को थोड़ा नुकसान हो जाता है। और मजीद कुछ आगे जाने पर वो लोग देखते हैं कि 2 चट्टानों के बीच में थिमोस्किलिस ने अपनी एक जहाज को
खड़ा किया हुआ था। अब फारसियों के जहाज उससे टकरा जाते हैं। अब उनके सारे जहाज उस जहाज को टकरने के बाद समुद्र में डूबने लगते हैं और ये मौका देखकर अब थिमोस्किलिस अपनी फौज लेकर उन पर टूट पड़ता है और मजीद एक बार फिर अब फारस की सेना को एक बार फिर शिकस्त हो जाती है। आर्टेमिस थिमोस्किलिस की चालाकी और जंग जीतने की काबिलियत से परेशान अब उस तक अपना एक दूत भेज देती है और अब थिमोस्किलिस आर्टेमिसिया से मिलने आ जाता है। ये एक बातचीत की मुलाकात होती है जो कि अक्सर हर जंग के बीच में होती है। आर्टेमिसिया बोलती है कि पिछले 2 दिनों से तुमने हमारे काफी बेड़ों को नुकसान पहुंचाया, मगर तुम्हें एक यूनानी के बदले 1000 फारसी मारने होंगे, एक जहाज के बदले तुम्हें हमारे 100 जहाज डुबाने होंगे। आर्टेमिसिया ये सब इसलिए बोल रही थी कि उनकी फौज यूनानियों से 1000 गुना ज्यादा थी और उनके जहाज 100 गुना उनसे ज्यादा। आर्टेमिसिया बोलती है कि मुझे तुम जैसे कमांडर की जरूरत है, अगर तुम मेरे साथ मिल जाओ। अब आर्टेमिसिया उसे काफी लालच भी देता है, मगर थिमोस्किलिस साफ साफ इनकार कर देता है। अब आर्टेमिसिया अपने सिपाही से कहता है कि ले जाओ इस कचरे को बाहर। दरअसल आर्टेमिसिया किसी भी तरह यूनान को तबाह करनी चाहती है, इसीलिए तो वो मिसाल है ना कि एवरीथिंग इज फेयर लव एंड वॉर। इसीलिए आर्टेमिसिया हर तरह की हथकंडे वहाँ आजमा रही है। अब जब थिमोस्किलिस अपने सिपा सालारों के पास पहुंचता है तो उसका खास दोस्त और सिपा सालारों से पूछता है कि क्या हम आर्टेमिसिया को शिकस्त दे सकते हैं। थिमोस्किलिस बोलता है कि अगली बार वो हम पर पूरी ताकत से हमला करे और ऐसे ही होता है। आर्टेमिसिया अब खुद जंग की रणनीति बना लेती है। वो अपने बड़े जहाजों को लेकर अपनी फौज के साथ उनकी तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। अब आर्टेमिसिया अपने खास लोगों के पीठ पर तेल बांध देती है और उन्हें थिमोस्किलिस के जहाजों की तरफ रवाना कर देती है। दरअसल ये आर्टेमिसिया के खुद कुछ बम्बार इसी के साथ समुद्र में भी कुछ तेल वो फेंक देते हैं। जैसे ही थिमोस्किलिस के जहाज वहाँ पहुंचते हैं और इसी के साथ अब आर्टेमिसिया अपना तीर में आग लगाकर उनकी जहाजों की तरफ फेंक देती है। समुद्र में तेल होने की वजह से उनकी कुछ जहाजों में आग लगना शुरू हो जाती है। आर्टेमिसिया का खुद कुछ बम्बार थिमोस्किलिस के जहाज पर चढ़ जाता है। अब आर्टेमिसिया अपने तीर पर आग लगाकर उस खुद कुछ बम्बार की तरफ फेंक देता है। इससे पहले कि थिमोस्किलिस उस तक पहुंचे जहाज में एक जोरदार धमाका हो जाता है और उसका जहाज मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाता है। ये आर्टेमिसिया देख और आज यहाँ यूनानियों को बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाता है। थिमोस्किलिस के लगभग यहाँ सारे लोग मारे जाते हैं। किस्मत से यहाँ थिमोस्किलिस अपने 100 लोगों के साथ बच जाता है। थिमोस्किलिस को अपने 10 साल पुरानी गलती का एहसास होता है जब उसने फारस के राजा डेरियस को मारा था और इस गलती पर अपने आप को जिम्मेदार ठहराता है। अगर उसने डेरियस के साथ वहाँ ज़र्क्सी को भी मारा होता तो आज इतना बड़ा युद्ध नहीं होता। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि लियोनाइडस के 300 योद्धा ज़र्क्सी के हाथों मारे जा चुके। अब ज़र्क्सी यूनान में दाखिल हो चुका है। अब ज़र्क्सी उस कुबड़े को बुलाता है और उसे लियोनाइडस की तलवार पकड़ाते हुए कहता है कि एथेंस जाओ। मतलब वो थिमोस्किलिस से मिलेगा और उसे तलवार दिखाए ताकि उसे ये पता चले कि ताकतवर ज़र्क्सी अपनी ताकतवर फौज के साथ अब एथेंस जा रहा है। और अब दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि थिमोस्किलिस के पास इनका एक सिपाही आता है और वो उन्हें बताता है कि राजा लियोनाइडस फारसियों से लड़ते लड़ते मर चुका और अब जहन्नुम का दरवाजा खुल चुका है। अब थिमोस्किलिस अपने एक सिपाही से कहता है कि लियोनाइडस की बहादुरी की खबर पूरे यूनान तक घर घर तक पहुंचाओ, उनकी कुर्बानी पूरे यूनान को एक कर देगी। थिमोस्किलिस अपने बचे हुए सिपाहियों को महफूज जगह पर जाने को कहता है और वो खुद इस पैगाम को लेकर एथेंस तक पहुंच जाता है। वो कुबड़ा भी एथेंस लियोनाइडस की तलवार लेकर पहुंचा हुआ था। अब थिमोस्किलिस इस कुबड़े से कहता है कि मैंने सुना है कि कुबड़े ने यूनानी चोला उतार कर फारसी चोला पहन लिया और उसी की वजह से 300 योद्धा मारे गए। अब वो कुबड़ा कहता है कि हाँ मैं घटिया हूँ, मैंने जो किया है वो उससे भी ज्यादा घटिया है और अब मैं आपको बताने आया हूँ कि शहंशाह ज़र्क्सी अपनी ताकतवर फौज लेकर एथेंस की तरफ आ रहा है। वो इस पूरे शहर को सफाई हस्ती से मिटा दे। ये कहकर कुबड़ा अब यहाँ से चला जाता है और अब थिमोस्किलिस स्पार्टा में लियोनाइडस की वाइफ से मिलने आ जाता है ताकि स्पार्टनों को भी जंग में शामिल होने के लिए मना ले। दरअसल थिमोस्किलिस पहले भी यहाँ आ चुका था जब लियोनाइडस जिंदा था और वो ओरकुलस से मिलने गया हुआ था और उस टाइम उसकी वाइफ ने उस जंग में शामिल होने से इनकार कर दिया क्योंकि यूनान में एथेंस और स्पार्टन की आपस में नहीं बनती। अब थिमोस्किलिस रानी से कहता है कि मुझे जंग के लिए मदद चाहिए, मुझे स्पार्टा का फौज चाहिए और स्पार्टा के जहाज चाहिए। मगर इसके जवाब में रानी बोलती है कि मैं यूनान के लिए बहुत कुछ कुर्बान पहले से ही कर चुकी, क्या आप बच्चों के हाथ में तलवार दे दूं? और उसका साथ देने से साफ साफ इनकार कर देती है। अब थिमोस्किलिस वहां जाने से पहले लियोनाइडस की तलवार वहां जमीन पर रख देता है और रानी से कहता है कि बदला लीजिए। अब दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ज़र्क्सी एथेंस शहर पहुंच चुका है और उस शहर को मुकम्मल तौर पर अपने कब्जे में ले चुका है। ज़र्क्सी और आर्टेमिसिया आपस में बातें कर रहे थे कि यहाँ वो कुबड़ा पहुंच जाता है। वो बताता है कि थिमोस्किलिस अभी जिंदा है। आर्टेमिसिया बोलती है कि वो मर चुका है। कुबड़ा कहता है कि वो जिंदा है, मैंने अपनी आंखों से देखा। कुबड़ा ये भी उन्हें बताता है कि समुद्र के किनारे उनके जहाज अब भी महफूज। दरअसल जब कुबड़ा थिमोस्किलिस से मिला था तभी थिमोस्किलिस ने उसे बताया होता है कि ज़र्क्सी का खात्मा समुद्र के किनारे करें। अब आर्टेमिसिया बोलती है कि हम वहां पहुंचकर उन्हें खत्म कर देंगे। अब आर्टेमिसिया वहां से जाने लगी। ज़र्क्सी कहता है कि अक्लमंदी इसी में है कि हमें पहले पता लगाना चाहिए ये उनकी चाल है या। आर्टेमिसिया बोलती है कि अब जंगी मामलात में तुम मुझे मशवरा दो। ज़र्क्सी बोलता है कि
मैं तुम्हारा राजा हूँ। अब आर्टेमिस उसके जवाब में कहते हैं तुमने 300 स्पार्टनों को मारकर एथेंस शहर को जहन्नम बना दिया। अब ज़रक्सी को गुस्सा आ जाता है, वो आर्टेमिस को थप्पड़ मार देता है। आर्टेमिस कहती है कि अब मैं हमला जरूर करूंगी। ज़रक्सी कहता है आर्टेमिस बस। आर्टेमिस बोलती है भूलना मत कि तुम्हारे सर पर ताज किसने रखा ज़रक्सी। ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। अब दूसरी तरफ थिमोस्किलियस को दिखाया जाता है। अब थिमोस्किलियस की जानता था कि स्पार्टनों के बगैर वो फारस का मुकाबला नहीं कर। अब उसके सिपाही उसे कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ सब तुम्हारी वजह से। थिमोस्किलियस कहता है कि हाँ मैं एक खतरनाक खेल खेला और हार गया। अब थिमोस्किलियस उसके साथ अपने सिपाहियों से कहता है कि तुम में से अगर कोई वापस जाना चाहता है तो जा सकता है, मैं उसे नहीं रोकूंगा। 100 लोग आर्टेमिस का मुकाबला नहीं कर सकते थे, मगर इनमें से कोई भी वापस नहीं जाता और ये फैसला करते हैं कि फारसियों का मुकाबला करेंगे चाहे उनमें इसकी जान भी क्यों ना चले। और अब थिमोस्किलियस आर्टेमिस को खत्म करना चाहता है क्योंकि वो जानता है कि आर्टेमिस के बिना फारस का फौज कुछ भी। थिमोस्किलियस कहता है कि मैं किसी भी तरह से उसे खत्म कर दूंगा। जबकि एक तरफ थिमोस्किलियस के सिर्फ 6 जहाज और दूसरी तरफ आर्टेमिस के 500 से भी ज्यादा जहाज वहां। अब इन दोनों के बीच जबरदस्त जंग शुरू हो जाती है। आर्टेमिस कई यूनानियों को मौत के घाट उतार देती है क्योंकि वो एक खूंखार तलवारबाज होती है। अब थिमोस्किलियस अपनी जान पर खेलते हुए आर्टेमिस के पास पहुंच जाता है और इसके बाद इन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें दोनों ही जख्मों से भर जाते हैं और आखिरकार थिमोस्किलियस आर्टेमिस को तलवार मार देता है जिससे अब आर्टेमिस मर चुकी है। मगर अब भी ये लोग फारसियों का मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि ये लोग चंद ही हैं और वो हजारों। इसी के साथ अब ये दिखाया जाता है कि लियोनार्डस की कुर्बानी ने पूरे यूनान को एक कर दिया होता है। स्पार्टा की रानी स्पार्टा के योद्धाओं को लेकर अब यहाँ पहुंच चुकी है और अब फारस पर यूनान की तलवारें कहर बनकर टूट पड़ी। ज़रक्सी फारस की तबाही दूर से खड़े देख रहा था। स्पार्टन और एथेंस फारसियों को गाजर और मूली की तरह काट रहे थे। इसी के साथ 300 मूवी का दी एंड हो जाता है। 300 का फर्स्ट पार्ट 2006 में और सेकंड पार्ट 2014 में रिलीज हुआ था। आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट जरूर करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।